नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की। लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक करते हैं डायरेक्ट ऋषभ पंत की बड़ी खबर को लेकर। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ऋषभ पंत को दिल्ली या मुंबई के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत का सुबह ही कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी कार जलकर राख हो गई थी, जिसके बाद उनको देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनका उपचार किया जा रहा था, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि ऋषभ पंत को मुंबई या दिल्ली के किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। उनके बेहतर उपचार के लिए यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनके बेहतर उपचार के लिए उनको दिल्ली या मुंबई लाया जा सकता है। बीसीसीआई ने पंत को दिल्ली या मुंबई शिफ्ट कराने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने यह संकेत दिए हैं कि क्रिकेटर ऋषभ पंत के बेहतर उपचार के लिए उनको दिल्ली या मुंबई के किसी अस्पताल में एयरलिफ्ट कर शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें कि एयर एम्बुलेंस से पंत को शिफ्ट किया जा सकता है। ये दिल्ली या मुंबई के किसी बड़े अस्पताल में उनके बेहतर इलाज के लिए ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनके बेहतर इलाज के लिए, उनकी कंडीशन के और उनके स्वास्थ्य को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए ये फैसला लिया जा सकता है और उनको दिल्ली या मुंबई के किसी अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद ये फैसला किया जा सकता है और उनकी पूरी हेल्थ डिटेल मिलने के बाद उनको दिल्ली या मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। ऋषभ पंत को दिल्ली या मुंबई शिफ्ट करने का फैसला उनकी हेल्थ अपडेट के बाद ही लिया जाएगा। बता दें कि ऋषभ पंत की कार का रुड़की में एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनकी कार जलकर खाक हो गई थी। उनके सिर, पीठ और पैर पर चोट आई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सोहन सिंह। सोहन जी, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है कि ऋषभ पंत की हेल्थ अपडेट के बाद उनको दिल्ली या मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है, बाय एयरलिफ्ट करके उनको दिल्ली या मुंबई लाया जा सकता है? जब भी इस तरह के सड़क हादसे होते हैं या फिर कोई खिलाड़ी घायल होता है तो उसके बाद बीसीसीआई तुरंत एक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के वो बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, विकेटकीपर बैट्समैन हैं। और हालांकि अगली जो सीरीज है उसमें उनका नाम नहीं है, उसमें वो शामिल नहीं है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर उनकी जो भूमिका है वो बेहद अहम हो जाती है। और बीसीसीआई उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहेगा। लिहाजा अभी जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, हेड इंजरी की खबर सामने आ रही है, दाहिने पैर में चोट की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पीठ की जो तस्वीरें हैं वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी और उसमें हमने देखा था कि कितने जो वो चोट है वो गंभीर लग रही है। लेकिन जो ये चोट को लेकर के अभी तक जानकारी मिली है वो प्रारंभिक जानकारियां मिल रही हैं। डॉक्टर के द्वारा पैर में फ्रैक्चर की जो संभावनाएं पहले जताई गई थी, डॉक्टर के द्वारा इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी। अब जब डिटेल्ड रिपोर्ट बीसीसीआई को ऋषभ पंत के स्वास्थ्य से जुड़ी मिलेगी, पैर में फ्रैक्चर है अगर निकलता है तो वो कितना फ्रैक्चर है, क्योंकि जब ऋषभ पंत घायल हुए थे तो उसके बाद जब उन्हें मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया था तो उसके बाद उनका स्कैन वहां पर हुआ होगा। उसके अलावा जो हड्डियों से जुड़े विशेषज्ञ हैं वो उनकी जो निगरानी है वो कर रहे होंगे। तो ऐसे में बीसीसीआई किसी भी तरह की कोताही उनके स्वास्थ्य को लेकर के नहीं बरतना चाहेगा। और जब मैक्स अस्पताल प्रबंधन की ओर से सार्वजनिक हेल्थ बुलेटिन अगर जारी किया जाता है वो कब तक किया जाता है, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। लेकिन अगर मैक्स अस्पताल प्रबंधन की ओर से संपर्क किया गया है, इसकी जानकारी जरूर मिल रही है, लेकिन क्या दोबारा से संपर्क किया जाएगा, उसमें क्या कुछ बातें मैक्स अस्पताल प्रबंधन की तरफ से की जाएंगी। अगर चोट गंभीर होगी तो फिर कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को शिफ्ट किया जा सकता है। बीसीसीआई की कोशिश ये रहेगी कि देखिए यहाँ पर बात ये नहीं है कि मैक्स अस्पताल में वो सुविधाएं मौजूद है या नहीं है। बात ये है कि बीसीसीआई ये चाहेगा कि जो ऋषभ पंत हैं वो जल्दी से जल्द रिकवर हो सके और टीम के लिए उनकी अवेलेबिलिटी जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि आपको याद होगा जब भी कोई खिलाड़ी भी इंजर्ड होता है तो किस तरह से वो जल्दी जो है अपनी इंजरी से बाहर आ सके, इसके लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं। तो यही एक वजह है कि जैसे ही डिटेल रिपोर्ट मिलेगी, अगर उसमें कुछ गंभीर बात निकलती है, बीसीसीआई को लगता है कि मैक्स अस्पताल में जो है अगर इलाज चलता है ऋषभ पंत का तो उसमें उन्हें जो इंजरी से रिकवर करने में ज्यादा वक्त लग सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीसीसीआई जो है ऋषभ पंत को मुंबई या फिर
दूसरे किसी दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट कर सकता है। तो ये बीसीसीआई की तरफ से ये कदम जल्द से जल्द उठाया जाएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए जल्द से जल्द बीसीसीआई भी चिंतित है और उनके करोड़ों फैंस भी चिंतित हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसकी जानकारी मैक्स अस्पताल खुद देगा और हेल्थ अपडेट देगा। क्या कुछ ऐसी जानकारी निकलने के बाद सामने आ रही है कि हेल्थ अपडेट देने के बाद उनको जल्द से जल्द दिल्ली या मुंबई लाया जाए? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? जुबैर, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि वो डिसीजन पूरी तरह से बीसीसीआई का होगा। क्या बीसीसीआई उन्हें जो है शिफ्ट करना चाहता है? इसके अलावा मैक्स अस्पताल प्रबंधन भी इसको लेकर के जो है वो रेफर कर सकता है, इसका अधिकार उनके पास भी है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। सबसे पहले तो इंतजार उनके हेल्थ बुलेटिन का है। जब हेल्थ बुलेटिन सामने आएगा तो उसके बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि अगर हेड में इंजरी है तो क्या वो ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सर में उनके 2 टांके लगे हैं। इसके अलावा पैर में फ्रैक्चर की खबर अभी मिल रही है। हालांकि जो फ्रैक्चर है क्या वो ज्यादा गंभीर तो नहीं है। ये वो तमाम चीजें हैं जिनको देखना होगा और इन चीजों को देखने के बाद भी कहीं ना कहीं बीसीसीआई फैसला लेगा या फिर मैक्स अस्पताल प्रबंधन फैसला लेगा। जिस तरीके से आपने बताया कि मैक्स अस्पताल प्रबंधन इसका फैसला लेगा, बीसीसीआई खुद इसका इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द उनकी हेल्थ अपडेट सामने आए। क्या उत्तराखंड सरकार इसको लेकर क्या कुछ सामने आ रही है? उनके स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है, क्या काम किए जा रहे हैं, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही सड़क हादसे की खबर, ऋषभ पंत के घायल होने की खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली थी, तो पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव हो गए थे। उन्होंने उनके परिवार के साथ में फोन पर बात भी की थी और पूरी तरह से ढांढस भी परिवार को बताया था। पूरी तरह से हिम्मत देते हुए नजर आए थे कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और भारत जो उत्तराखंड सरकार है वो भी किसी तरह से ऋषभ पंत को लेकर के कोई कोताही नहीं बरतना चाहेगी। खेल के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत उत्तराखंड के हैं, मैं ये जानकारी भी आपको दे दूं। तो ऐसे में ऋषभ पंत को लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने खुद ही कहा था कि जो ऋषभ पंत के इलाज का पूरा खर्चा है वो उत्तराखंड की सरकार उठाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव हो गए और केवल अगर आप ऋषभ पंत को लेकर के देखेंगे तो केवल वो उत्तराखंड के लिए नहीं पूरे भारत के लिए बेहद अहम है और करोड़ों उनके प्रशंसक हैं। वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की जो फहरिस्त है वो बेहद लंबी है। ऐसे में दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। लगातार लोग ये दुआ कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक होकर मैदान पर वापसी करें और जिस आक्रामक बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं उसी आक्रामकता के साथ वो इस चोट से रिकवर करें, जल्द से जल्द रिकवर करें और मैदान पर लौटें। तो आपने उत्तराखंड सरकार को लेकर के सवाल पूछा, तो बिल्कुल इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि इलाज का पूरा खर्चा उत्तराखंड सरकार जो है उठाएगी। दूसरी तरफ बीसीसीआई पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। इससे पहले विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर इन्होंने भी ट्वीट करके ऋषभ पंत के स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी मां का आज सुबह ही निधन हुआ है, उन्होंने भी ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की है। तो दुआओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जैसा पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से ऋषभ पंत की हेल्थ को लेकर के मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अपडेट ले रही है, बीसीसीआई पूरी तरह से अपडेट ले रही है। तमाम जो क्रिकेट जगत से जुड़े लोग हैं वो भी लगातार जो है इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तो दुआओं का जो दौर है वो चल रहा है और लोग यही कामना कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो सके। जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, ऋषभ पंत के जल्द से जल्द स्वास्थ्य की कामना कर रही है। एक तरफ सीएम धामी तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। तो जिस तरीके से ऋषभ पंत को चोटें लगी हैं, कहा जाता है, जिस तरीके से आपने बताया कि उनके सर पर 2 टाँके हैं, उनकी पीठ पर भी खरोंचों के निशान हैं और उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर की खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से अभी ऋषभ पंत ने हाल ही में 22 जनवरी को टेस्ट सीरीज खेली थी और उसमें अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया था। इस चोट के बाद कब ऋषभ पंत पवेलियन लौट सकेंगे, कब क्रिकेट खेल सकेंगे, इस तरीके की कोई जानकारी, कोई अपडेट निकलकर आपको सामने आ रही है? देखिए, सब कुछ निर्भर करता है हेल्थ बुलेटिन पर। मैक्स अस्पताल प्रबंधन की उस बुलेटिन का इंतजार न सिर्फ ऋषभ पंत के परिवार वाले बल्कि क्रिकेट जगत में जितने भी ऋषभ पंत के चाहने वाले हैं हर किसी को इंतजार होगा, क्योंकि हर कोई इस खिलाड़ी को मैदान पर देखना चाहता है। हर कोई उन्हें भारत के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए योगदान देते हुए देखना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वो इंजरी से कब तक रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस तरह की चोटों से खिलाड़ियों को पहले भी चोटिल होते हुए देखा है। हमने देखा है कि किस तरह से जब किसी खिलाड़ी को इंजरी होती है तो उसका
का मैदान पर नहीं लौटना जी सोहन जी, इतना मुश्किल हो लेकिन जाता है। खिलाड़ियों की लेकिन इंजरी, हमने मैदान देखा में है, खिलाड़ियों हमने की इंजरी यूपी होना अलग है, झारखंड और और लेकिन मदरसे जिस के तरीके से खिलाड़ी इस ऋषभ तरह पंत का से एक्सीडेंट हुआ। रिकवरी करके मैदान पर जी लौटते हैं। और अच्छी बात जो इस पूरे प्रकरण में रही वो ये रही कि ऋषभ पंत वक्त रहते गाड़ी से विंडशील्ड जो तोड़ करके जो बाहर निकले हैं, क्योंकि जी अगर वो गाड़ी के जी अंदर ही फंसे रहते और अगर बेहोश हो जाते तो फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से गाड़ी में आग लगी थी तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता बड़ा था। हादसा हो अब सकता था। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी होगी कि जो उनकी लेग इंजरी है, जो पैर में उनके दाहिने पैर में चोट की बात बताई जा रही है, हालांकि बुलेटिन का इंतजार है, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो कितनी गंभीर है। अगर वो ज्यादा गंभीर होती है तो फिर कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को ज्यादा वक्त जो है वो ठीक होने में लग सकता है, और ऐसे में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी उन पर रहती है। जी तो अब कोई भी खिलाड़ी होगा जब तक वो फुली फिट नहीं होगा तब तक उसके लिए टीम इंडिया में चांस मिलना जो है वो बेहद मुश्किल है। तो जी ऋषभ पंत को पहले रिकवर करना होगा, और रिकवर वो तभी जल्द कर पाएंगे जब उनकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं होंगी। और हम तो दुआ यही कर रहे हैं कि ऋषभ पंत की जो चोट है वो ज्यादा गंभीर ना हो। खासतौर पर जो डर सता रहा है वो लेग इंजरी का है, दाहिने पैर में जो इंजरी की बात कही जा रही है, अगर वो ज्यादा गंभीर हुई तो फिर ऋषभ पंत को मैदान पर लौटने में 2 से ज्यादा महीने ही लगेंगे, जहां तक मेरा जो अनुमान है वो ये कहता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश लगातार इसीलिए ये की जा रही है कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द रिकवर कर सके। तो जिस तरीके से आपने बताया कि मैक्स अस्पताल प्रबंधक के हेल्थ अपडेट के बाद ही ये सारी स्थिति साफ हो पाएगी कि ऋषभ पंत को कितनी गंभीर चोट लगी है, उनके दाहिने पैर में जो फ्रैक्चर है वो कितना गंभीर है, जिस वजह से उनको रिकवर करने में जल्द से जल्द टाइम लगे, जिस वजह से उनका पैर जल्दी से रिकवर हो जाए। एक तरफ मैदान में चोट लगना एक अलग होता है, लेकिन एक्सीडेंट में उनके पैर में फ्रैक्चर आया है वो बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड में मैक्स अस्पताल के प्रबंधक हेल्थ अपडेट जानकारी देंगे, उनके हेल्थ अपडेट को लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि कब तक उनका हेल्थ अपडेट आएगा, जिससे सारी स्थिति साफ हो जाए, जिससे यह पता लग जाए कि बीसीसीआई उनको जल्द से जल्द दिल्ली या मुंबई शिफ्ट कर सके। क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि मैक्स प्रबंधक कब उनके हेल्थ अपडेट को लेकर जानकारी सामने दे? इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात जो है 8 बजे तक या उससे पहले या फिर कल सुबह जो है मैक्स अस्पताल प्रबंधन की ओर से सार्वजनिक तौर पर किसी तरह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा सकता है। हाँ, बीसीसीआई से जरूर बातचीत बीच में हो सकती है और बीसीसीआई जरूर लगातार मैक्स प्रबंधन के संपर्क में होगा, और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कोई ज्यादा वरी वाली कोई चीज होती है तो उसको लेकर के लगातार बीसीसीआई संपर्क में जरूर होगा। अब जो अंदर खाने में बीसीसीआई की क्या बातचीत चल रही है मैक्स प्रबंधन के साथ में, उसको लेकर के कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है एक हेल्थ जो बुलेटिन है वो सार्वजनिक जरूर कर दिया जाएगा। रात को 8 बजे से पहले वो किया जा सकता है या फिर कल सुबह का वक्त जो है मैक्स प्रबंधन इसके लिए ले सकता है। जी जुबैर जी, ऋषभ पंत से जुड़ी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया सोहन सिंह। आपने ऋषभ पंत को लेकर सारी अपडेट और जानकारी अब तक दे दी हैं, लेकिन आपने बताया है कि जिस तरीके से मैक्स प्रबंधक अब उनके हेल्थ अपडेट जारी करेगा, जिससे आगे की स्थिति साफ हो जाएगी कि ऋषभ पंत अपने स्वास्थ्य में कितनी जल्दी ठीक होते हैं, उनका पैर कितनी जल्दी रिकवर करता है, जिससे कि उनके करोड़ों फैंस उनको वापस पवेलियन में देखें और उनको बल्लेबाजी करता हुआ देखें, उनको अच्छी कीपिंग करता हुआ देखें। तो वहीं वापस लौटते हैं हम अपने बुलेटिन की तरफ, हमारी देवभूमि, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की। तो सबसे पहले बात करेंगे चंपावत में। उत्तराखंड में पहाड़ों पर ठिठुरती ठंड हो रही है। इस दौर में टैक्सी वालों का सराहनीय कदम सामने आया, जहां चंपावत में टैक्सी एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती ठंड को लेकर अलाव की व्यवस्था की है। बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर के अंतिम हफ्ते में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ठंड के बाद कोहरे का कहर नजर आने लगा है और पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम नजर आ रहा है। तो वहीं कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत दिलाने के लिए टनकपुर के टैक्सी वाले आगे आए हैं, जिनकी तरफ से टनकपुर नगर के मुख्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय निवासी और बाहरी राज्यों से पूर्णागिरि दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को ठंड से काफी राहत मिलती नजर आ रही है। इस दौरान पूर्णागिरि टैक्सी एसोसिएशन अध्यक्ष मदन कुमार ने बताया कि वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह बिष्ट के सहयोग से लोगों को ठंड से बचाने और राहत देने के लिए सभी टैक्सी वालों की तरफ से नगर के मुख्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। कल से ही कड़ाके की ठंड बहुत ज़्यादा जो है ठंडा पड़ा है।
और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। इसी के निमित्त आज सवेरे जब हमने देखा तो कड़ाके की बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने जिला महामंत्री पूरन मेहरा जी को अवगत कराया भी कई शहर में कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, तो उनके द्वारा रेंजर बिष्ट को अवगत कराया गया। तो बिष्ट जी से मेरी फ़ोन द्वारा बात हुई तो उनने तुरंत 1 घंटे में गाड़ी और जेसीबी भेजकर पूरे शहर में हर जगह अलाव की व्यवस्था करवा दी गई है। और जब तक ये ठंड पड़ेगी, ये ठंड का प्रकोप रहेगा, हम ये अलाव की व्यवस्था ये ठंड के समय पूरे आगे को महेश बिष्ट जी द्वारा सहयोग लेकर ये अलाव की व्यवस्था करते रहेंगे आगे। तो बुलेटिन में बात करेंगे मसूरी की, जहां विंटर कार्निवल के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विंटर कार्निवल के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। इस क्रम में शहीद स्थल झूला घर पर नंदलाल भारती ग्रुप की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जौनपुर जौनासार की सांस्कृतिक प्रदर्शनी किया गया, जिसका वहां मौजूद दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। वास्तव में लोक कला का ऐसा मंच है जहाँ पर आकर के हम लोग अपनी कला का जब प्रदर्शन करते हैं तो आवाजाही जो पर्यटकों की है वो एकटक होकर के जब एकाग्रता के साथ हमको देखते हैं तो एक तो ये लगता है कि चलो हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, ऐसे पश्चिमी संस्कृति के दबाव में आज भी लोग इसको पसंद करते हैं। और दूसरा कार्निवाल जो हमारा एक उत्सव है, इसको हम लोगों को लोक संस्कृति के लिए एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, लेकिन हमारा निवेदन यही था कि इसको और व्यापक तरीके से किया जाए और लोक संस्कृति के माध्यम से जो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, जो हमारे ऐतिहासिक विषय है, विशेष तौर पर वो कार्यक्रम विषय वस्तु के आधार पे यहाँ पे आमंत्रित करने चाहिए जिसमें हमारा इतिहास छुपा है। जिस तो बेटे में बात कर लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की, जो कि हरिद्वार पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार पहुंचे, जहां कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हर की पैड़ी में के पास बने हर रैन बसेरों का निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रियों को दी जा रही सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने रैन बसेरों में रात गुजारने वाले लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं। नगर निगम की ओर से कई स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, अभी मैं सीसीआर के बाद जो रैन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है, उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में 5 लोग वहाँ थे और 5 लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई, क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं दी गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं एसएनए नगर निगम के, उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं खेल महाकुंभ 2022 की, जिसका शुभारंभ सीएम धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया। बता दें कि देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 31 करोड़ के लागत से बने शूटिंग रेंज का लोकार्पण भी किया। तो वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जब समाज में खेल और खिलाड़ियों के प्रति सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में खेलों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड में हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसके इंचार्ज
अजय लल्लू को बनाया गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा काफी हद तक सफल मानी गई। उसको लेकर अब उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने एक नया कार्यक्रम हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। बता दें कि हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से होगी और उत्तराखंड के पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पार्टी ने नियुक्त किया है। उत्तराखंड में कांग्रेस हाईकमान अब पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जैसे अभियान चला रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उत्तराखंड में आयोजित होने वाली कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का इंचार्ज बनाया गया है। यूपी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उत्तराखंड में इंचार्ज बनाए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हाईकमान का यह फैसला उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेगा। सर, अजय कुमार लल्लू जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए यहाँ पे इंचार्ज बनाया गया है। एग्रेसिव अध्यक्ष है, हालांकि उत्तर प्रदेश में रिजल्ट बहुत अच्छे कांग्रेस के लिए नहीं रहे, तो आपको लगता है कि कैंपेन को उठा पाएंगे या कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे? नहीं, देखिए, राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है वो यात्रा पर हैं और कई राज्यों में यात्रा नहीं जा पा रही है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर हम 26 जनवरी से जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएंगे और जिसके लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष लल्लू जी को जो है यहाँ प्रभारी बनाया गया है। हम सब लोग मिलकर के जो है इस अभियान को सब। तो बुलेटिन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण का सर्वे किया गया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के सीमांकन का सर्वे किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन और रेलवे ने पिलर लगाए जाने का भी सर्वे किया। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की पहली कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं रेलवे के अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे हजारों लोगों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर उनके पुनर्वास की मांग की। इस दौरान एसडीएम अशोक जोशी का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें सीमांकन के साथ ही अब नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 1 हफ्ते बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटा दिया, कैसे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने एक मुनादी करानी है और पब्लिकेशन के थ्रू नोटिस दिया जाना है। ठीक है, तो ये 1 या 2 दिन में रेलवे इस कार्य को पूरा करेगा और उसके 1 सप्ताह के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई ये प्रारंभ की जाएगी। आज क्या है सर? आज देखिए, ये आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने सीमांकन करके आइडेंटिफिकेशन करके पूर्व में ही ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। रेलवे का अपना एक मैप है और एक हमारा रेवेन्यू का मैप है। ठीक है, रेवेन्यू के मैप में खसरा नंबर वगैरह ये है। रेलवे का मैप जो है वो एक उनका ट्रैक है और ट्रैक से उन्होंने डिस्टेंस दिखा रखा है, कहीं पर 600 फीट, कहीं पे 800 फीट, कहीं पे 400 फीट। तो वो दोनों मैपों को सिंक्रोनाइज किया गया और उससे एक ये क्लैरिटी आई कि हाँ साहब, यहाँ पर तक का एरिया जो है जो इन्होंने पहले सीमांकित किया है, क्योंकि उसी के आधार पर मुनादी होनी है और मुनादी के बाद और नोटिस देने के बाद फिर जो है लोगों को क्लियर होगा कि साहब ये हमारा एरिया है। तो सीमांकन तो सब हुआ है पहले से ही, नोटिस इन्हें दे रखा है, नंबर भी है 4000 समथिंग का कुछ नंबर है जिन लोगों को हटना है। तो उसके क्रम में जो कि मुनादी और पब्लिकेशन होना है, तो मुनादी और पब्लिकेशन। बुलेटिन में बात कर लेते हैं किच्चा की, जहां राइस मिल पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा खन्ना राइस मिल में घुसकर बदमाशों ने तांडव मचाया, जहां किच्चा में बदमाशों ने राइस मिल पर धावा बोलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जहां मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से जांच शुरू की। दरअसल 5 अज्ञात बदमाशों ने किच्चा में खन्ना राइस मिल पर धावा बोला और बदमाशों ने चौकीदार साधा सिंह को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की, जहां घायल चौकीदार को इलाज के लिए रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों ने चौकीदार पर हमला करने के साथ ही कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए करीब 65,000 की नकदी लूट ली। इस घटना के बाद व्यापार मंडल सहित तमाम व्यापारियों ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी जताई और घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की।
सुबह आया था, तो सुबह देखा मैंने गेट बंद है, खुलवाने की कोशिश करी तो चौकीदार था नहीं वहाँ पर। तो जब दूसरे लोगों को बुलाया, जो दीवार खुदवा के देखा, अंदर चौकीदार भी जख्मी थे, खून लहूलुहान हुए पड़े थे। तो फिर उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए। अंदर से जाके देखा पहले ऑफिस में, तो वो कैमरों का DVR वगैरह सब तोड़ दिया, ले गए उठा के, अलमारी शीशे के दरवाजे सब तोड़ दिए हैं। ये 65,000 रुपये ले गए हैं, एक अलमारी में 65,000 रुपये थे। सामान सारा अस्त व्यस्त था। हाँ, सामान सारा अस्त व्यस्त है, और तो अभी तो और बाकी तो कुछ चेक करा नहीं है, लेकिन पहली नज़र में आया 65,000 रुपये थे। चौकीदार घायल की स्थिति क्या है? वो सीरियस है, उसको ICU में गौतम हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ। किस धारदार हथियार से या वैसे? नहीं, वैसे मुझे लगता है कोई आइडिया नहीं, लेकिन हो सकता है सरिये की रॉड वगैरह से मारा। पुलिस टीम वगैरह आई थी, क्या मांग रखी है आपने? क्या बल्कि भाई यही है कि सब इसको जल्दी से केस को जो मुलजिम में पकड़ा जाए और ये बहुत ही दुखद का विषय है। हमारे सम्मानित व्यापारी और हमारे आदरणीय संजीव खन्ना जी की राइस मिल में रात को ये घटना हुई है लूट की, और इसमें जो है इनका जो चौकीदार है उसे बुरी तरह घायल किया गया है मार के, और जो कि इस टाइम ICU में एडमिट है। और हमने जैसे ही हमें तत्काल पता लगा, हम लोग यहाँ पहुँचे, सभी व्यापारी पहुँचे, सब इकट्ठे हुए हैं व्यापारी यहाँ पे, और CO साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कोतल साहब भी मौजूद हैं। सबसे हमारी यही मांग है कि लगातार ये वारदातों का ग्राफ किच्छा शहर में बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो व्यापारियों को मजबूरी आंदोलन करना पड़ेगा। और साथ साथ हमने ये भी कहा है, अगर आज ये हमने 24 घंटे का इनको अल्टीमेटम दे दिया है, अगर 24 घंटे में ये लोग इसको इस लूट हुई है इसको नहीं खोलते, इस वारदात को नहीं। ब्रिटेन में बात तो देहरादून की करते हैं, जहां उत्तराखंड की 108 इमरजेंसी सेवा की बदहाल स्थिति पर स्वास्थ्य महानिदेशक ने जानकारी दी। उत्तराखंड में 2008 से शुरू हुई 108 आपातकालीन सेवा काफ़ी सुस्त नजर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल के शुरुआत में ही 61 नई गाड़ियां प्रदेश को दी थी, लेकिन अब तक इन वाहनों में होने वाले फैब्रिकेशन के लिए महानिदेशालय स्तर से टेंडर पास नहीं हुआ है। इस मामले में स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही टेंडर ले लिए जाएंगे और जल्द ही नई गाड़ियां 108 के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में 108 आपात सेवा की शुरुआत 15 मई 2008 को 10 गाड़ियों से हुई थी, जिसकी संख्या बढ़कर अब 139 पहुंच चुकी है। सड़ रही है, वो 3 बार ऑक्शन हो चुका है, लेकिन आज तक उनकी नीलामी नहीं हुई। उसमें प्रॉब्लम यही, हमने टेंडर किए थे, जो रेट गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब्ड हैं उस रेट पर हमारे पास कोई नहीं आया। और अभी दोबारा से हमने सभी CMOs को लिखा है कि जो भी एम्बुलेंसेस उनके यहाँ खड़ी हैं वो DM साहब से बात करते हुए उसको कंडम करेंगे। ऐसा ही यहाँ के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हमारे टेंडर फेल हुए हैं, हम दोबारा से उसमें जा रहे हैं। दोबारा से हमने ये भी प्रोसीजर किया था कि रेट कम करने के लिए भी हम अनुमति। तो ब्रिटेन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सभी DM और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए थे, जिसे लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़े सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, ACMO और स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, मास्क, वेंटिलेटर का टेस्ट किया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड के हालात से निपटने के लिए अस्पताल लगभग पूरी तरह तैयार है। मॉक ड्रिल चल रहा है और नैनीताल जिले में भी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, बेस हॉस्पिटल और सारे जिले के ब्लॉक्स की CSC BSC में चल रहा है। हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में आए, जिसमें हम लोग फैसिलिटीज़ की जो भी प्रिपेयर्डनेस है आने वाले कोविड को देखते हुए उसकी तैयारी देखी, और मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्था देखकर ही बहुत ही हम लोग खुश हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट इनका 20 KL का भी जो लिक्विड ऑक्सीजन है बिल्कुल व्यवस्थित है और चालू रूप में भी है। हम लोगों ने सारे जनरेटर्स भी ऑन कराए, सारे ऑक्सीजन प्लांट्स भी ऑन करा के देखे। अब हम अंदर ICU बेड्स देख रहे हैं, आइसोलेशन बेड्स देख रहे हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं। फिर हम इसके बाद लैब भी जाएंगे, जहाँ लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि आने वाले समय में कोविड को दृष्टिगत रखते हुए कितनी इनकी लैब की कैपेसिटी, कितने इनके पास RT-PCR किट्स हैं, कितने रैट एंटीजन है और कितने ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो कितने डॉक्टर्स हैं। सब प्राप्त हुआ था कि कोविड को लेकर एक अलर्ट मोड में आने के लिए जो समस्त व्यवस्थाएं हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, बैकअप क्या है
और वैकल्पिक ऑक्सीजन के लिए लिक्विड प्लांट की क्या स्थिति है, आईसीयू बेड की क्या स्थिति है, मेडिसिन की, उसको पूरा प्रॉपर लेकर यहाँ पर एसीओ मैम के साथ ही मॉकड्रिल के क्रम में हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी सभी जगह देख रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका सिर्फ एक ही है कि कोविड को लेकर हमें अलर्ट रहना है और अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, किसी तरीके की कमी ना आने पाए और हम जो भी अगर इस तरीके का संक्रमण बढ़ता है तो उस स्थिति में तैयार रह सकें। मैम, बेस और महिला अस्पतालों के में भी आज मॉकड्रिल बिल्कुल, आज सभी जगह हो रहा है, ये पूरे देश में सभी जगह हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ हैं, अलग अलग जगह ऑफिसर्स इसके लिए भेजे गए हैं और अभी इसके बाद तो बुलेटिन के आखिरी में बात चौखटिया की कर लेते हैं, जहां गौशाला जा रही महिला पर तेंदुए ने हमला किया। चौखटिया के खीड़ा में गौशाला जा रही महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला करीब 5 मिनट तक तेंदुए से मुकाबला करती रही। इस दौरान ट्यूशन के लिए जा रहे बच्चों ने शोर मचाया और तेंदुआ वहां से भाग गया, जिसके बाद घायल महिला को सीएससी में भर्ती कराया गया। इस दौरान सीएससी चौखटिया के डॉक्टर ब्रिजेश उप्रेती ने बताया कि महिला के पैर, जांघ और मुंह के पास बाकी विभिन्न हिस्सों में 25 टांके लगाए गए हैं। कुछ स्थानों पर घाव गहरे हैं, लेकिन फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। उन्हें रानीखेत राजकीय अस्पताल में रेफर किया गया है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।